आइडियोलॉजी वाली बात जो हम लोग करते रहते हैं, आपने अभी पेपर देखे होंगे यूपीएससी के, देखे ना? तो देखा होगा आपने, हम लोग जो डिस्कशन करते हैं उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे ही ऐसे देखे होंगे आपने कि ऐसे के पेपर में कितने सारे ऐसे जो हैं वो इस रूप में देखने को मिले जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो बहुत सारे निबंध और बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे जो हम बात करते हैं उसी में से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि वो कई जगह आपको पढ़ने में, नोट्स में कहीं नहीं आएंगे वो, ठीक है ना? आप नोट्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, वीडियो देखिए आप बाहर यूट्यूब पे या कहीं तैयारी करते हैं तो उन क्लासेस को देखने की कोशिश करेंगे तो भी आपको वहां वो चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ सीधी सीधी क्यों मिल जाती है? क्योंकि इस एग्जाम की जो अप्रोच है, मैंने आपको बताया, सरकारें कोई भी हो, एग्जाम जो ली जा रही है वो सिविल सर्विसेज के हिसाब से ली जा रही है और वो एक पैटर्न पे ली जाती है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्टेड और सिलेक्टेड वाला अंतर है। इलेक्टेड जो लोग हैं उनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं की जाती कि वो देश को चलाएंगे। देश की चलाने की जिम्मेदारी सिलेक्टेड लोगों पे दी जाती है कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि वो 60 साल की उम्र तक नौकरी में रहते हैं और देश को चलाते रहते हैं। 60 साल के बाद भी वो लोग रिटायर होने के बाद भी तमाम कमेटीज और कमीशन में काम करते रहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद भी वो लोगों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप देखते हो कि कुछ बेसिक वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जो मूलभूत जो सिद्धांत हैं, जीवन जीने के तरीके हैं, राष्ट्र के संचालन के तरीके हैं, राजनीति किधर जा सकती है, प्रशासन किधर जाएगा, ये सब चीजों पे होता है। अगर आप अभी पूरे विश्व का घटनाक्रम देखें तो कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, खास करके 6 जनवरी की घटना आप व्हाइट हाउस की देखेंगे, कैपिटोल की देखेंगे। तो संसद का जो जिस तरह से घेराव किया गया और जिस तरह से वहां पर अटैक किया गया, तो वो एक तरह के गोरे आतंकवादी थे, वो टेररिस्ट ही थे एक तरह से, चाहे उसको ट्रंप ने उकसाया हो। क्योंकि पूरी जो कहानी है जो लिखी है वो स्क्रिप्ट तो ट्रंप की है, क्योंकि वही नवंबर से चिल्ला रहे थे कि हमको इकट्ठा होना है और इन लोगों को सबक सिखाना है, और ये बाइडेन ने चुनाव चुरा लिया है, हमने खोया नहीं है, हम हारे नहीं है, बाइडेन ने चुनाव चुरा लिया है। तो स्टोलन बोल रहे थे वो कि इलेक्शन जो है पूरा पूरा चुरा लिया गया है। और अब तो जॉर्जिया में भी सीटें निकल आई हैं और सीनेट में बराबर बराबर पोजीशन हो गई है, और वो जो ताकत बराबर हुई है तो अब कास्टिंग वोट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का होता है। तो अब वाइस प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हो गई है। तो कमाला हैरिस जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जहां पे भी अब वोट बराबरी पे होंगे या कोई भी मुद्दा होगा तो जो डिसाइसिव होगा, जो निर्णायक चीज होगी, वो किसके पास होगी? कास्टिंग वोट हमेशा कमाला हैरिस का रहा करेगा 4 साल तक। तो कमाला हैरिस की जो पोस्ट है वो जॉर्जिया के रिजल्ट के बाद में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो अमेरिका में जिस तरह की चीजें देखने को मिली है वो है एथनिक नेशनलिज्म का जिंगोइज्म, जिंगोइज्म ऑफ एथनिक नेशनलिज्म, यानी कि नस्लीय राष्ट्रवाद। ये नस्लीय राष्ट्रवाद जिस देश में घुस जाता है वो फिर दीमक की तरह चाट जाता है, देश खोखला कर देता है। क्योंकि मूलभूत रूप से आपका जो राष्ट्र है, कोई भी देश है, क्या वो नस्लों की वजह से बना हुआ है? कौन पहले आया, कौन इमिग्रेंट है, कौन बाद में आया? जो बहुत पहले आ गया क्या उसका अधिकार है? जो बीच में आया उसका अधिकार है? या जो एकदम आखिरी में आया उसका अधिकार है? तो देश के संसाधनों पे किसका अधिकार है? राजनीति पे किसका अधिकार है? और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और बोलते हैं, जैसे हम भारत के लोग ऐसे बोलते हैं, हम यूनाइटेड स्टेट के लोग,
या हम संयुक्त राष्ट्र के लोग जब हम यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम अपनी सारी सीमाओं को भुला करके एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सामाजिक समझौता करते हैं, और उस सामाजिक समझौते के तहत हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तब जब हम एक बार राष्ट्र का निर्माण कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तब बीच में फिर से नस्ली मुद्दे उठाना या ये कहना है कि तुम बाहर चले जाओ, तुम्हारी वजह से देश की छवि खराब हो रही है, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, तुम बाहर के हो, तुम इस देश के नहीं हो। तो ये कौन लोग होते हैं? और ऐसे लोग जो होते हैं वो कितने बुरे बीज बो करके चले जाते हैं, कितने जहरीले बीज बो देते हैं वो देश में, समाज में, जिसकी फसल जो है बहुत समय तक लहलहाती रहती है, नुकसान पहुंचाती रहती है। तो ये जहरीले बीज जो बोने वाले राष्ट्र वाले नेता होते हैं, राष्ट्रवादी नेता, इन लोगों की वजह से कितना नुकसान होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये एक कल्ट के रूप में विकसित होता है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है कल्ट। कल्ट वर्ड जो है वो लीडर के लिए नहीं होता, लीडर अलग चीज, फॉलोअर्स दोनों के होते हैं, लेकिन जब वो कल्ट के फॉलोअर्स होते हैं तो वो फिर कुछ देखते नहीं, वो बस केवल फॉलो करते हैं, और इतना जबरदस्त फॉलो करते हैं कि अंधे हो जाते हैं और उसकी हर बात सही लगने लगती है। तो कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग होंगे या 50 लाख लोग होंगे या 10 लाख लोग होंगे अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिशियन न मान करके कल्ट के रूप में पूजते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं चुनाव हारा नहीं हूं, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया सबने कि हाँ डोनाल्ड तो जीते हैं और बाइडेन बुरा आदमी है, उसने चुनाव चुरा लिया है। तो ये जो बीज है ये आगे 2-3 साल तक आप गृह युद्ध के रूप में इन चीजों को देखते रहोगे। अमेरिका ने बहुत बड़ा हेडेक मोल लिया ट्रंप को राष्ट्रपति चुन के। 2016 में जब उन्होंने ये किया अमेरिका ने, तब उनको पता नहीं था कि वो कितने बड़े डिमन को पैदा कर रहे हैं, कितने बड़े शैतान को जन्म दे रहे हैं। और उस शैतान को पाला पोसा फिर पूरे 4 साल तक, और आज वो इतना बड़ा हो गया है कि वो उस शैतान की जो आत्मा है वो इतने सारे लाखों लोगों में जाके बस गई है। और ये जितने भी लोग हैं उनका सर्वे किया गया तो पता चला कि ये सब हाई स्कूल या स्कूलिंग छोड़ने वाले लोग थे, ये कभी कॉलेज तक नहीं पहुंचे। ये जितने भी लोग हंगामा कर रहे हैं, जितने भी लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, ये भी आतंकवादी हैं, ये भी टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन सारे के सारे लोग स्कूल छोड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा। और ये लोग जो है फांसी का फंदा भी लेके गए थे माइक पेंस के लिए, जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए लेके गए थे कि उसको टांग देंगे, वो देशद्रोही है, वो गद्दार है, क्योंकि उसने रिपब्लिकन्स के साथ गद्दारी की है। उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति के लिए फांसी का वो तो मिला नहीं उस दिन, डेमोक्रेट मिले नहीं बहुत सारे, नहीं तो मर्डर हो जाता, उन सबको मार डालते। तो मारने के लिए आए थे, हिंसक भीड़ थे, क्योंकि चुनाव की जो हार है वो सहन नहीं हो रही है। ये अमेरिका है, तो अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है। आज उसका डेमोक्रेसी वनरेबिलिटी से गुजर रही है। आज चाइना जैसा देश उसको उपदेश दे रहा है कि थोड़ा तमीज से रहो, ये क्या तरीका है, जबकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। रूस आज उसको उपदेश देने की स्थिति में है। रूस में, मॉस्को में और बीजिंग में तो जश्न हो रहा था जब ये हो रहा था, क्योंकि वो यही तो चाहते थे। और भारत दोस्ती का हाथ इसी आधार पर बढ़ाता था कि हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं और वो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। अमेरिका दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली डेमोक्रेसी है। इसलिए हमारी दोस्ती अच्छी जमती है, हम इसी पे गर्व करते थे। आज वो डेमोक्रेसी खतरे से गुजर रही है।
तो कितना खतरनाक व्यक्ति हो सकता है कोई ऐसा जो एथनिक नेशनलिज्म को लेके चलता है, नस्लवाद को लेके चलता है। अब मैं ये नहीं कहता कि बाइडेन जो है वो नस्लवादी बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है, या बाइडेन बिल्कुल भी युद्ध को पसंद नहीं करते, क्योंकि ओबामा के समय में बाइडेन जब रक्षा मंत्री के, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी थे या और तमाम पदों पे जब वो रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो उन पे यही आरोप लगते थे कि ओबामा की तरफ से जो भी युद्ध प्लान करता था, जो भी वॉर का प्लान होता था, वो लगभग बाइडेन ही प्लान करते थे। ओबामा उतने युद्ध पसंद आदमी नहीं थे जितने बाइडेन थे। तो यहां मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दुनिया जिस दौर से अभी गुजर रही है, वो दौर एक ऐसे आशावाद का है जो वो धुंधला सा आशावाद है। ऑप्टिमिज्म तो है, लेकिन क्लियर ऑप्टिमिज्म नहीं है। पेसिमिज्म है क्या? निराशावाद है क्या? नहीं, निराशावाद भी उतना नहीं है। कई बार आशावाद तो होता है, लेकिन कुछ धुंधल का लिए हुए होता है, मिजरी होती है, उसमें कुछ अस्पष्टताएं होती है। आशावाद में पूरी तरह से आशावादी नहीं होता, तब आदमी मैं भी बोल देता है, मैं भी हो सकता है। और कई बार वो काम चलाने के लिए आशावादी होता है, क्योंकि काम चलाना है। तो दुनिया जिस हद पे अभी गुजर रही है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसीजन मेकिंग हो, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हो, उसमें वो काम चलाना चाहते हैं। लेकिन भारत की स्थिति अलग है। काम चलाने वाली स्थिति में किसी को भी आप कट्टर नहीं कह सकते, या किसी को भी आप पायोनियर नहीं कह सकते हैं कि अग्रदूत है। किसी को भी आप प्रोफाउंडर नहीं कह सकते कि ये नए विजन को देने वाले हैं, ये दूरदृष्टा हैं, ये बहुत विजनरी व्यक्ति है, इसका संकल्प बहुत जबरदस्त है, इसका कमिटमेंट बहुत जबरदस्त है। काम चलाने वाला होता। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा लोकल का, स्थानीय घटनाएं आपने देखी होंगी। किसी भी ग्रामीण समाज में, खास करके ग्रामीण समाज में, थोड़ा सा जो कस्बा टाइप का होता है, छोटे गांव होते हैं, वहां काफी छुआछूत होती है, महिलाओं के प्रति काफी टेबू होते हैं। और जो कट्टर हिंदू होते हैं या सामान्य हिंदू परिवार भी होते हैं, तो मुसलमानों को उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, उनके घर जाना, खाना खाना, चाय पीना, या उनको अपने घर बुलाना इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी परिवार में कोई एक सदस्य एक्सेप्ट करता है, दूसरे सदस्य एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो उसमें 2-3 तरह के लोग होते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो स्पष्ट मुंह पे बोल देते हैं इसको क्यों बुलाया, उसको सुनाई भी देता। अच्छा, वो जानबूझ करके इतना तेज बोलते हैं कि उसको सुनाई दे, इसको यहाँ घर में बिठा रखा है तुमने, क्यों बुलाया इसको यहाँ, बिल्कुल स्पष्ट बोल देते हैं। ये ट्रंप की तरह होते हैं एक तरह से। जो ट्रंप का जो एथनिक नेचर है या एथनिक नेशनलिज्म की जो भावना है, वो उस हद तक चली जाती है। ये यहाँ आया क्यों, बैठा क्यों, मुझे पसंद नहीं, आगे से मत बुलाना इसको, और कोई खाना पीना कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा धीमी आवाज में बोलते हैं कि उसको सुनाई ना दे, उसको बुरा ना लगे, अब देखो आज बुला लिया लेकिन आगे से मत बुलाना, और इसका थोड़ा सा है ना, ये सब बर्तन वगैरह सब अलग रखना, और उसकी सफाई का ख्याल रखना थोड़ा, ये दलित है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये कई तरह के छुआछूत होते हैं। अब इसको डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे नहीं कहेंगे वो एक अलग चीज है, अनटचेबिलिटी तो कहेंगे ही, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे क्योंकि किसी के भी घर में जाना, वो प्राइवेट एरिया है, उसका खुद का एरिया है। अब आप उस एरिया में, इसलिए आप देखोगे कि आर्टिकल 14, 15, 16 जब लिखा जाता है तो सार्वजनिक लिखा जाता है कि सार्वजनिक जगह पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी के घर के अंदर
तो वो तो उसका अधिकार है कि वो आने दे ना आने दे, वो उसकी मर्जी है, वो कितना एथनिक अपना वो पालन करता है, कितना टॉलरेंस है उसके अंदर। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है उस घर में जो हार्टली पसंद करता हो कि मैं सब मिटाना चाहता हूं भेदभाव। तो जो एकदम एक्सट्रीमली विरोध करता है किसी के आने का और जोर जोर से चिल्लाता है और उसको जताता है कि यहां आया ही क्यों, ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं, ट्रम्प टाइप। और एकदम जो फेवर करते हैं एक्सट्रीमली कि नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए और हम सबको ये मिटाना है, आगे रहकर हम नहीं मिटाएंगे तो कौन मिटाएगा, ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम होते हैं। तो ज्यादातर 90% लोग कौन से होते हैं, जो बुला लिया है तो उसको टॉलरेंट कर, उसके लिए टॉलरेंट होते हैं और उसको जताते भी नहीं, बल्कि उससे मुस्कुरा करके आते हैं, आते समय भी उसकी तरफ मुस्कुरा करके देख करके आते हैं, अंदर आकर के बहुत धीमे से बोलते हैं, इनको इसको बुलाने की क्या जरूरत थी, फालतू ही बुला लिया ऐसे, चलो अब ध्यान रखना, बुला लिया कोई बात नहीं, खिला दो, अच्छा ऐसे बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सोफे पे भी थोड़ा सा कुछ कर देना, सफाई वगैरह जहां बैठा है, और जो बर्तन जो दे रहे हैं ना उसको थोड़ा अच्छे से साफ कर लेना, ऐसे निर्देश दे देते हैं। दुनिया अभी इस स्तर पे चल रही है, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे नस्लवाद हो, और चाहे इकोनॉमी हो, हमारी इकोनॉमी भी इसी आधार पे चल रही है। अभी अभी यूरोपियन यूनियन ने चाइना के साथ कांटेक्ट किया है। अब यूरोपियन यूनियन और चाइना, अभी अभी तो आप सबको पता है पिछले साल इन दिनों में एक हवा मचा हुआ था कि वुहान ही जो है वो जिम्मेदार है कोरोना के लिए, और चीन को अछूत की तरह देख रहे थे सब लोग कि चीन जो है बड़ा गंदा देश है, और उसने WHO को भी अंधेरे में रखा, दुनिया को अंधेरे में रखा, और आज ये पूरे देश विश्व में जो है ये फैल गया है कोरोना, इसके लिए जिम्मेदार सीधा सीधा चीन है। फिर उसके साथ ये व्यवहार कैसे कर रहा है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन को पता है कि ट्रांजिशन हो रहा है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजिशन हो रहा है यूएस में, और बाइडेन की क्या नीतियां होंगी थोड़ा उसका इंतजार कर लें। बाइडेन जो है क्या वो चाइना के प्रति उसी प्रकार की नीतियां जारी रखेंगे जैसे ट्रंप ने रखी है? इसका मतलब है कि कहीं यूरोपियन यूनियन अब उस अमेरिका की छत्रछाया से बाहर तो नहीं आ रहा कि नहीं हम अब बड़े हो गए हैं और अब हमको कोई अमेरिका के सहयोग की जरूरत नहीं है, और तुम्हारी पॉलिसी अपने पास रखो, तुम जो भी करोगे जब भी करोगे हमको इसको इंतजार करने की जरूरत नहीं, हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, और हम चाइना के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। और भारत जैसा देश RCEP से बाहर है, तो हम एथनिक नेशनलिज्म के जिंगोइज्म में भी नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि हमारा हश्र भी फिर अमेरिका जैसा होने जा रहा है। और क्या हम यूरोपियन यूनियन की तरह चाइना को माफ करके, बॉर्डर इश्यूज को सेपरेट करके अपनी इकोनॉमी चाइना के साथ चलाना चाहेंगे? रियलिटी तो यह है कि चाइना को हमारी जरूरत नहीं है, हमको चाइना की जरूरत है। क्योंकि आज हम आत्मनिर्भर भारत के नाम पर 40 साल पुराना चाइना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चाइना 40 साल पहले कर रहा था, आज हम वो चाइना के रूप में भारत को देखना चाहते हैं। हम भारत को उस रूप में देखना चाहते हैं जो 40 साल पहले चाइना ने किया था। और आज टोटल जो इंपोर्ट करता है ना चाइना, उसका केवल 1% इंपोर्ट वो भारत से करता है। हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से, इसलिए चाइना को हमारी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं हमको। और हम अब चाइना बनने की कोशिश कर रहे हैं 40 साल बाद, जो बहुत देर से लिया गया निर्णय है, बहुत देर से लिया गया। अगर आपको ये करना था तो 40 साल पहले या 30 साल पहले करना था, तो आप कंपटीशन में रहते। अब जो दुनिया है उस दुनिया में अलग से रहना
कि हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे, हम आत्मनिर्भर होंगे। संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म लागू करना आज के समय में बहुत घातक है। आज हम संरक्षणवाद के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। ग्लोबलाइजेशन एलपीजी का क्लाइमैक्स है, खास करके ग्लोबलाइजेशन का। पूरी दुनिया जिस तरह से गुथी हुई है और जिस तरह की डिजिटल क्रांतियां हैं और जिस तरह की इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया है, उसमें हम अलग होना चाहते हैं और देश को विकसित करना चाहते हैं। शायद हम फिर गलती करने जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक लेवल पे चाहे हमको पसंद ना हो, फिर भी हमको वो काम करना चाहिए और हमको रिलेशन रखना चाहिए, चाहे हमें पूरी तरह से पसंद ना हो। जैसे वो घर में आने वाले को पसंद नहीं करता, 90% लोग जैसा पूरी दुनिया में कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, बल्कि घोर विरोधी हैं, उसके बावजूद वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। निराशावाद भी पूरी तरह से नहीं हावी होने दिया। अब इसको कहेंगे क्या है, निराशावाद है? नहीं, निराशावाद होता तो फिर संबंधी क्यों बनाते? वो निराश नहीं है किसी भी देश की आइडियोलॉजी से, उसकी आर्थिक नीतियों से, उसकी विदेश नीतियों से वो बिल्कुल भी निराश नहीं है। तो क्या भारत अपनी बॉर्डर की जो नीतियां हैं, फॉरेन पॉलिसी है, सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उसको अलग रख सकता है बिजनेस से? दरअसल हम एक बहुत ही इमोशनल टाइप के कंट्री होगा, हम प्रोफेशनल कंट्री नहीं है। चाइना प्रोफेशनल कंट्री है, दुश्मनों के साथ भी वो व्यापार कर लेता है। कोई दुश्मन भी अगर ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर की सप्लाई कर देता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें यह सौदा नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे दुश्मन हो। बहुत छोटे जो गांव होते हैं ना, वहां बहुत इमोशनल टच होता है। अगर किसी बनिए की दुकान से किसी व्यक्ति का झगड़ा होता है तो वो अपने बच्चों को बोल देता है, देखो तुमको उस दुकान से कोई सामान नहीं लाना, वो आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उस दुकान पे अपने को पैर नहीं रखना है। अच्छा, वो हो सकता है दुकान पर, दुकान वाला सामान्यतः ये नहीं कहता है कि उसका लड़का कभी सामान लेने आए तो मत देना। बात समझ में आई ना? इसका मतलब जो व्यापारी होता है, आर्थिक जो हमारे संबंध होते हैं वो इमोशनल नहीं हो सकते। आर्थिक संबंध एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक ही होते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिक है। और हम लोग दो तरह से, दरअसल भारत जो है वो बहुत अलग तरह के डायलेमा ट्रायलेमा से गुजर रहा है। वो अपने नागरिकों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखे या इंटरनेशनल रिलेशन का ख्याल रखे या जो कंट्री फ्रेंडशिप के लिए ऑफर दे रहा है उसका ख्याल रखे। क्योंकि जो मोदी की विदेश नीति वो समझ ही नहीं पाई कि शी जिनपिंग जो ऑफर कर रहे हैं क्या उसके साथ इतना मिक्स होना चाहिए। तो 17-18 बार मिल लिए शी जिनपिंग से, उसको बुला लिया, खुद चले गए। ऐसे लग रहा था कि दोनों एक ही हैं। चीन और भारत तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। अंततः रिजल्ट के रूप में देखेंगे बिल्कुल। उधर ट्रंप को जिताने चले गए, फिर ट्रंप की रैली कर दी और ऐसा लगने लगा कि ट्रंप नहीं तो कुछ नहीं, और इंडिया और ट्रंप तो। जबकि बाइडेन ने अभी 20 लोगों को, हमारे जो इंडियंस हैं एनआरआई को, उनको बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाया, यहां तक कि उपराष्ट्रपति है जो भारतीय मूल की महिला है। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो आपको 20 जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और पोस्ट हैं उस पे आपको इंडियंस मिलेंगे। ट्रंप ने तो कुछ भी नहीं किया था। ट्रंप ने तो आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया। ट्रंप ने तो हमको वायुयान भी नहीं खरीदने दिया। ट्रंप ने हमको ईरान से संबंध नहीं रखने दिए। गैस और तेल में हमको नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ने इजराइल फिलिस्तीन वाले लफड़े में हमको उलझा दिया, फिलिस्तीन से दूर करके और इजराइल के बहुत ज्यादा नजदीक करके। ट्रंप ने तो हमको चारों तरफ से मारा, उसके बावजूद दोस्ती की और हमने उसको दोस्त माना और उसके जीतने की कामना की। और पूरे भारत ने की, पूरा भारत भी दुआ कर रहा था। और वो कितना बड़ा शैतान था
वो इतना बड़ा शैतान था कि उसने अमेरिका को, खुद के देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, जबकि वो खुद इमिग्रेंट है। उसका पिता और उसके जो पूर्वज हैं वो सब इमिग्रेंट हैं, वो मूल निवासी नेटिव पीपल तो है नहीं अमेरिका के। नेटिव पीपल का तो मैंने क्लास लिया है आपके सामने, वो रेड इंडियंस हैं, वो लोग हैं। उसके बावजूद उस आदमी ने कितना जहर भरा, मैं उसी जहर के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत सारी आइडियोलॉजी हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। अब ये फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है, जो नेल्सन मंडेला के समय में एकदम चरम पे थी ये चर्चा है। जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय एपार्थाइड मूवमेंट, नस्ल भेद, रंग भेद, ये सब चीजें बहुत उठी थी। और अब उठी है डोनाल्ड ट्रंप के जाने पे। इस आदमी ने कितना जहर भरा। तो ये जो जहर भरने वाले लोग हैं, ये जो जहरीले लोग होते हैं, इनके खिलाफ क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति टॉलरेंट है, ये व्यक्ति सहनशील है, तो जब हम किसी व्यक्ति को सहनशील बताते हैं तो उसको एक सद्गुण के रूप में बताते हैं कि इसमें ये सद्गुण है कि ये सहनशील है। तो सहनशीलता का मतलब क्या? किसी भी हद तक सहन करते जाओ। तो जो हम लोग एक नारा लगाते हैं कि अनाचार बढ़ता है कब, सदाचार चुप रहता है जब। तो सदाचार के चुप रहने को भी तो सहनशीलता ही बोलेंगे कि वो सहन कर रहा है। हमारे घरों में कई माताएं बहनें जो होती हैं, वो अत्याचार को सहन करती हैं, हिंसा को सहन करते हैं, घरेलू हिंसा को सहन करती हैं। तो अगर आप ऑब्जर्वर हैं और आप बाहर से देख रहे हैं, आप घर के सदस्य हैं और आप देख रहे हैं उसको, तो आप भी देख रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो उसको बोलते भी हैं कि आप ये सहन ही क्यों करते हो, इतना सहन करने की आवश्यकता ही क्या है। तो जो टॉलरेंस है, आज मैं बहुत सारी आइडियोलॉजीज को मिक्स कर रहा हूं, लेकिन आप लोग अपने निबंध भी निकाल सकते हैं, इसमें से आंसर भी निकाल सकते हैं। तो जो सहन कर रहा है उसकी ये विशेषता होनी चाहिए। कभी मैं एक दो आपको इसके एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में, और इन आइडियोलॉजीज को आप लिखेंगे भी सही। जब कभी आप निबंध लिखेंगे तो बीच में लिखेंगे। टॉलरेंट व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को टॉलरेट करता है, तो जो इनटॉलरेंट है वो भी तारीफ करते हैं। यानी जो सहनशील नहीं है, वो लोग भी उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं नहीं, ये टॉलरेंट है, ये सहनशील है, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकते, लेकिन वो तारीफ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा माता पिता के झगड़े में या किसी में परिवार में, कई बार जो उग्र होता है, पिता बहुत ज्यादा उग्र हैं, या ऐसे फैमिली आपने देखी हो जिसमें वो बाद में पश्चाताप भी करते हैं और उनकी माँ की तारीफ भी करते हैं पिता की, देखो मैं तो गुस्से में कई बार गलत चीजें भी बोल जाता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी मम्मी जो है ये सहन करती है, या तुम्हारी आंटी सहन करती है। ऐसा कई लोग बोलते हैं, ये तो सहन कर जाती है, ये बहुत महान है। कई लोग बाद में तारीफ भी करते थे कि ये बहुत महान है, मेरे से तो गलतियां हो जाती है, मैं तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता, मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है, मेरे से गलतियां भी बहुत होती है, लेकिन ये जो है इसने एक शब्द नहीं बोला, इसने आज तक ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर कोई इनटॉलरेंट है और अगर वो कुछ गलत कर रहा है और ऐसे में जो उसको सहन करता जा रहा है, अगर वो उसका विरोध करे तो इंटॉलरेंट को बुरा तो लगेगा, पर वो खुद भी तो इंटॉलरेंट है। अब ऐसे में यदि कोई दूसरा इंटॉलरेंट बन जाता है तो दिक्कत क्या है। लेकिन इंटॉलरेंट आदमी भी किसी को इंटॉलरेंट बनते हुए नहीं देख सकता। वो बोलता है आप में ये सद्गुण है, आप में ये सद्गुण होना चाहिए और हमेशा इस सद्गुण को बनाए रखो। लेकिन यही समस्या का कारण बनता है। अमेरिका ने तो उतना टॉलरेंट नहीं रखा अपने आप को। उनको लगा कि ट्रंप जो है वो इंटॉलरेंट है और गलत व्यक्ति हैं और हम इनको
सहन नहीं कर सकते तो उतार फेंका उसको। तो ये करना पड़ता है किसके साथ? एथनिक नेशनलिज्म वाले जो लोग होते हैं, जो नस्लीय राष्ट्रवाद फैलाने वाले जो लोग होते हैं, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर, लिंग के नाम पर जो भेदभाव फैलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हमें असहनशील होना चाहिए, यानी कि विरोध के स्वर आने चाहिए। विरोध के स्वर नहीं आएंगे तो उनको समर्थन दिखेगा, और समर्थन दिखेगा तो क्या होगा? वो अपना जो जिंगोइज्म है वो और ज्यादा विस्तार कर एक्सपांड करेंगे उसको, बल्कि उसको वो एंजॉय करते हैं कि वो तो उनका मूलभूत स्वभाव है ना, तो अपने मूल स्वभाव को वो एक तरह से एंजॉय करते हैं। तो ये चीज दुनिया में जब फैली तो बाइडेन के साथ में ये था कि करीब 30-40 साल से वो आदमी लगातार संघर्ष कर रहा है। उसकी पत्नी और बच्चा जो है वो एक्सीडेंट में मर गया, एक बच्चा कैंसर से मर गया उसका, और उस आदमी ने जीवन भर संघर्ष किया। और वो ऐसे लेखकों को, ऐसे विचारों को पढ़ता रहता था, ऐसे पेपर्स को पढ़ता था, ऐसी किताबों को पढ़ता था। लोग ये देख रहे हैं कि बाइडेन कब से इस प्रकार के विचारों को पढ़ रहे हैं। तो देखा करीब लगभग 40-45 सालों से बाइडेन ऐसे लोगों से इंप्रेस हैं जो नस्लवाद के खिलाफ लिखते हैं, उनको पर्सनली अप्रोच करते हैं, उनको पत्र लिखते हैं, उनसे उनकी रिसर्च मंगवाते हैं, उनकी थीसिस मंगवाते हैं, पढ़ते हैं, मैगजीन्स उसी प्रकार की पढ़ते हैं, किताबें उसी प्रकार की पढ़ते हैं कि किस प्रकार से भाईचारा फैलाया जाए, किस प्रकार से प्रेम फैलाया जाए, किस प्रकार से नस्लवाद को समाप्त किया जाए, भेदभाव समाप्त किया जाए, लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, अमेरिका कैसे सब लोगों का देश है। बल्कि बाइडेन के विचार तो यहां तक हैं कि ये जो अमेरिका बनाया हुआ है ये इमिग्रेंट नहीं बनाया है, अमेरिका के जो मूल निवासी उन्होंने तो अमेरिका नहीं बनाया, बाहर से आने वाले लोगों ने अमेरिका बनाया है। आज जितना भी ग्रेट अमेरिका की बात हो रही है ये बाहर से आने वाले लोगों ने बनाया है, इसलिए अमेरिका सबका है, उन सबका जो बाहर से आए हैं खास करके, उनका तो है ही है जो वहां रहते हैं। लेकिन ये जो निर्माण किया है, लेकिन इस पे दावा कौन ठोक रहा है? कुछ लोग, चंद लोग, गोरे लोग, जो बोल रहे हैं बाकी सब निकल जाओ, ये हमारा है, हम रहेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही प्रोजेक्ट था ना ट्रंप का, मेगा प्रोजेक्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब अमेरिका के लोगों ने तो उस प्रोजेक्ट को लात मार दी और उस उदारवादी व्यक्ति को ले आए जो कि इमिग्रेंट्स के प्रति नरम रुख रखता है, बाहर से आने वालों को। बल्कि उसने तो उपराष्ट्रपति बनाया बाहर से आने वाली एक तरह से भारतीय मूल की महिला को। तो अमेरिका की राजनीति बदलने जा रही है, ये बात तो तय है। लेकिन क्या बाइडेन उस व्यक्ति की तरह रहेंगे जो थोड़ा सा काम चलाता है? नहीं, बाइडेन मुझे लगता है मुखर व्यक्ति रहेंगे, प्रखर व्यक्ति रहेंगे, जो इमिग्रेंट्स को पसंद करते हैं, जो दूसरी नस्लों को भी पसंद करते हैं, जो ब्लैक्स को भी पसंद करते हैं। क्योंकि ये ब्लैक्स कहां से आए थे बताया था आपको, मूल रूप से तो रेड इंडियंस थे, और रेड इंडियंस थे तो उनको जो कोलंबस ने खोजा था अमेरिका, तब वो तो इंडिया पहुंचना चाहता था, गलती से पहुंच गया था। तो उसने देखा कि ये जो रेड स्किन वाले जो लोग हैं ये इंडियंस हैं, तो उसने रेड इंडियन नाम दे दिया था। अब वो एबोरिजिन्स है, वही मूल निवासी है वहां। जो पलायन हुआ था अफ्रीका से मनुष्य का होमो इरेक्टस के समय में, और उसके बाद जब हम निएंडरथल और क्रोमैग्नन के आसपास जाकर के जब बात करते हैं, नियोलिथिक से पहले, यानी कि 15,000 साल पहले, 14,000 साल पहले अमेरिका में मनुष्य गया था, तो वो तो 14-15,000 साल से वहां रहते हैं। गोरे लोग तो अभी 13 कॉलोनीज को लेकर के अभी अभी पहुंचे थे 200-300 साल पहले, उनको तो 250 साल से ज्यादा नहीं हुए। वो 13 कॉलोनीज उन्होंने ईस्ट कोस्ट पे बनाई थी और वहां रहना शुरू किया था।
लेकिन वो रेड इंडियंस इतने खतरनाक थे कि उनको यदि अमेरिकन बोलते कि ये काम करो तो वो नहीं करते। उनको अगर ये यूरोप के जो गोरे लोग हैं अगर ये कहते कि हमारा ये कर दो, लेबर वाला काम कर दो, वो नहीं करते, बल्कि वो खूंखार थे। खूंखार लोगों से कैसे काम कराते। अफ्रीका में भी यही था। जुलू और बोहर जो थे, जुलू और बोहर जनजाति आपको अफ्रीका में मिलती है, दोनों ही अय्याश किस्म की जनजाति है और बहुत खतरनाक जनजाति है। ऐसी ट्राइब्स हैं जो ऐशो आराम करते हैं, यहां तक कि वो पुरुष जो बच्चे होते हैं, अगर वो बॉय हुआ, लड़का होता है तो उसको मार देते हैं, और लड़के ही लड़कियां पैदा होती हैं, फिर बहुत सारी महिलाओं से शादी करते हैं, हजार महिलाओं से भी शादी करते हैं, 200 पत्नियां होती है, 500 पत्नियां होती हैं। तो उस जमाने में जो जुलू और बोहर थे वो ऐसे ही थे कि केवल महिला जो शिशु होते थे उनको जिंदा रखते थे और जो पुरुष बच जाता, बड़ा होता, वो राजा की तरह, मुखिया की तरह रहता और ऐश करता था। अब जब अंग्रेज वहां गए, ब्रिटिशर्स जब साउथ अफ्रीका में पहुंचे तो उन्होंने देखा यहाँ तो सोने की खदानें हैं, लेकिन खदानों में काम करने वाला कोई नहीं है। फील्ड बहुत सारे हैं, वहां शुगर केन उगाया जा सकता है, शक्कर पैदा की जा सकती है, शक्कर बनाई जा सकती है, यानी चीनी के कारखाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शुगर केन की खेती करने वाले लोग चाहिए। कोयला की खाने हैं, कोल माइंस बहुत हैं, लेकिन कोयला निकालेगा कौन। तो कोयला निकालने के लिए, शक्कर बनाने के लिए, सोने की खानों में काम करने के लिए, हीरे की खानों में काम करने के लिए इंडियंस को ले जाया गया। वही लोग गिरमिट के ऊपर गए थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गए थे। गांधी फिर उन्हीं लोगों के लिए लड़े थे, उन्हीं काले लोगों के लिए। तो जो मूल निवासी होते हैं ना, एबोरिजिन्स, वो जो ट्राइब्स होती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं। आप उनको कहो कि ये काम कर लो, वो गोली तो नहीं मारे, उनके पास तो नहीं होता वो साधन, लेकिन ये है कि वो हत्या कर देते। आप उनसे काम करने का थोड़ी कह सकते हैं, उनसे लेबर नहीं कराया जा सकता है, उनका स्वभाव ही नहीं था लेबर करने का, बिल्कुल भी उस तरह का था ही नहीं उनका। ऐसा ही रेड इंडियंस का था। तो फिर अंग्रेज अफ्रीका से भर भर के काले लोगों को लेके अमेरिका ले गए। भाई काले लोग सारे आज ब्लैक्स हैं, तो वो यूरोपियंस जो हैं इमिग्रेंट हैं, तो काले लोग भी इमिग्रेंट हैं। तो फिर जो इंडियंस हैं अभी बाद में गए हैं सॉफ्टवेयर के लिए या और दूसरे, वहां चाहे वो वहां की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे वो वहां के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे आईटी में कर रहे हो। तो हमारे लोग आईटी में भी हैं, साइंस टेक में भी हैं, और इकोनॉमिक्स के फील्ड में, सारे फील्ड में है, काम कर रहे हैं अमेरिका में, एजुकेशन के फील्ड में है। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं इंडिया के माध्यम से, और कई तरह के आरएनडी में काम हो रहा है। तो अमेरिका के निर्माण में तो सभी का योगदान है, लेकिन इस तरह से एक बात कह देना कि अमेरिका केवल हमारा है और बाकी सब निकल जाओ, हम यहां रहेंगे। और उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक बोल दिया कि ये जितने भी लोग हैं बाहर के, दिमक की तरह चाट गए हैं, इसको खोखला कर दिया है। और जितने राष्ट्रपति हैं एक तरह से मूर्ख थे, जिन्होंने पहचाना नहीं कि ये गलत लोग हैं और उनको घुसा रखा है अमेरिका में। मैं मुक्त करूंगा इन लोगों से, ये एजेंडा लेके चला था वो आदमी, और उसने ये जहर जो है उन लोगों के बीच में घुसाया। और जितने भी लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल छोड़ चुके थे, युवा हैं, वो चूंकि नौकरियां नहीं पा रहे थे या योग्यता नहीं थी उनमें, वो सारे के सारे लोग उसके साथ हो लिए कि हाँ वाकई में हम लोगों की हालत जो आज खराब है, आज हमको जो नौकरी नहीं मिल रही, आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वहां से आकर के यहाँ हमारे यहाँ काम मारे हैं। आप देखेंगे थोड़े दिन बाद, आप 3 महीना और रुक जाइए, 6 महीना रुक जाइए, साल भर रुक जाइए, ये लोग हथियार लेकर के सड़कों पे निकलेंगे। आपको अलग अलग शहरों की खबरें आएंगी कि इमिग्रेंट्स को मार दिया है, 50 लोगों को मार दिया है, 200 लोगों को मार दिया है। ऐसा एनार्किज्म जो है ये होने वाला, केओस होने वाला है अमेरिका में। एक तरह का सिविल वॉर जो है उसको जन्म दिया है, एक गृह युद्ध को जन्म दिया है।
तो ये जन्म कैसे दे देते हैं ये एथनिक वाले जो लोग हैं, क्या ये इतने पावरफुल हैं कि अपनी विचारधारा को इतनी आसानी से प्लांट कर देते हैं? ये जो लोग हैं ट्रंप जैसे लोग इतनी आसानी से इतने अनुयायी बना कैसे लेते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था एक वर्ड, ये कल्ट के रूप में विकसित होता है। कल्ट के रूप में, एक अवतार के रूप में या कल्ट के रूप में, जिनको पूजा जा सके, जिनको फॉलो किया जा सके, जिनके आदेशों का पालन किया जा सके। और इसका सबसे जो मजबूत आधार होता है वो होता है झूठ। झूठ बोलना। ये लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, गलत सपने दिखाते हैं। इनकी बातें रियलिटी से काफी दूर होती है, वास्तविकता से काफी दूर होती है। और उसको फैलाने का काम सोशल मीडिया करता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करती है। और ये भयंकर तरीके से झूठ बोलते हैं, और ये झूठ इतना गहरा होता है और इतना वास्तविक लगने लगता है कि सच को वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। चाहे उसकी गर्दन पे आप तलवार रख दो, उसके सिर पे बंदूक लगा दो, रिवॉल्वर तान दो उसके सिर पे, वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि ये झूठ हो सकता है। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ होता है, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से। तो आपको जो मैं विचारधारा बता रहा हूं कि दुनिया गुजर रही है, विक्टर ऑर्बान बताया था, जेल बोल्सोनारो बताए थे, और आपको टर्की में बताया था रजब तैयब एर्दोआन। वो मुसलमान लोगों को ये बताने में कामयाब हुआ कि मैं पुराने खलीफा की तरह लौट आया हूं, मैं मसीहा हूं नया। और प्रॉफेट मोहम्मद जिस तरह से आए थे, तो उसने अपने आप को एक तरह से अगला खलीफा या अगला प्रॉफेट टाइप उसने कोशिश की कि मैं ही तुम्हारा अगला मुसलमानों का मसीहा हूं, और पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों एक हो जाओ, तुम मेरे नेतृत्व में रहो, हम दुनिया पे राज करेंगे, पूरी दुनिया हमारी है, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले हैं, और देखो मैं तुम्हें कहां ले जाऊंगा। और लोग विश्वास करने लगे, हर देश में उसके अनुयायी बन गए। तो बिरसा ने घोषणा की थी ना जंगल में जाके, वो तो एक पॉजिटिव कदम मानते हैं हम लोग, क्योंकि मैं मुंडाओं का भगवान हूं। उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि मैं मुंडाओं का भगवान हूं। बिरसा ने डिक्लेयर किया, सारे मुंडा जो है वो बिरसा के घर की तरफ चल दिए, भोजन पानी अनाज नमक सब लेकर के। नमक बहुत बड़ी चीज बताई थी, मैंने बताया था ना, बिरसा अपनी माँ से कहता था, माँ नमक कब खाएंगे? तो माँ बोलती, बेटा क्रिसमस पे खाएंगे, क्योंकि ईसाई धर्म धारण कर लिया था, तो क्रिसमस पे खाएंगे। थोड़ा सा नमक वो अपनी झोपड़ी में ऊपर जो है वो छुपा के रखते थे, बांस के बीच में थोड़ा सा नमक। जैसे किसी का कोई विशेष दिन है तो उस दिन उसको नमक दिया जाता था खाने में, क्योंकि इतना महंगा बनाया हुआ था ना नमक। नमक तो नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन अंग्रेजों ने उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, तभी तो नमक कर का कानून तोड़ा था, नमक कानून। तभी तो गांधी जी ने वो एक मुट्ठी नमक बनाया था, वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था, कोई भी नमक उठा नहीं सकता वहां से समुद्र से, क्योंकि अंग्रेज जो उसके हाथ पैर काट डालते थे, क्योंकि उस पर टैक्स लगता था। नमक के गोदाम पे ताला लगा के रखते थे। नमक के गोदाम ऐसा था जैसे सोना चांदी वालों की दुकानें होती है, वैसा ऐसे नमक के गोदाम होते थे। तो बिरसा अपनी माँ से कहता हूँ, मैं अगर बड़ा हो गया और पढ़ लिख गया ना, तो देखना मैं 2 बोरी नमक लेके आऊंगा। मतलब अभी जैसे कोई बच्चा पढ़ लिख जाए तो अपने माँ बाप को क्या कहता, मैं ये करूंगा तुम्हारे लिए, वो करूंगा। बिरसा का सपना था, मैं बड़ा हो गया तो 2 बोरी नमक लेके आऊंगा माँ, देख लेना तुम। हम आज नमक के अभाव में जीते हैं, एक दिन ऐसा नहीं आएगा। लेकिन 18 साल का बिरसा जब जंगल में गया, और 18 साल तक वो कैसे जिया, कितना संघर्ष उसने किया, जबरदस्त संघर्ष था उसकी जिंदगी का, उसने सब कुछ झेला।
और जब वो 18 साल का हुआ, उससे जब लगा कि ये क्या मेरी जहालत भरी जिंदगी है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना अनटचेबिलिटी है, कितनी समस्याएं हैं इस जिंदगी में, मैं इन सब से छुटकारा कैसे पाऊं। तो जोर से चिल्ला पड़ा था कि मैं ही बिरसा और मैं ही मुंडाओं का भगवान, और स्वीकार कर लिया मुंडाओं ने उसको भगवान। और फिर जो वो उसका घर जो है वो तीर्थ स्थान बन गया, और इतनी बैलगाड़ियां आने लगी, रोज कम से कम 200-300 बैलगाड़ी जो है लोगों से भर करके आती थी, उसमें सामान होते थे, दान दक्षिणा होती थी भगवान के लिए, और बिरसा के कोई अभाव नहीं था। तो इसका मतलब है कि कल्ट बनना जो है वो पॉजिटिव कल्ट तो थे, लेकिन निगेटिव कल्ट जब बनते हैं तब अंधभक्त तैयार होते हैं एक तरह से, और वो किस हद तक चले जाते हैं, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो अभी लोगों को आप विश्वास नहीं दिला सकते। अमेरिका में ढेरों लोग हैं ऐसे जिन्हें विश्वास नहीं दिला सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और बाइडेन जीते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो ट्रंप का था। धांधली कर सकने की क्षमता थी तो ट्रंप में थी, बाइडेन के पास तो धांधली करने की क्षमता नहीं थी। अगर चुनाव में धांधली भी होती तो ये कर सकते थे, और ट्रंप ने तो कोशिश भी की फोन करके धांधली करने की। उसके तो वो चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट कह दिया, बोले इनका फोन आया था कि इतने 12,000 वोट जो है वो एडजस्ट कर दो, ये सीट मुझे चाहिए। लेकिन उसने तो बल्कि और लीक कर दिया, अपना ऑडियो ही लीक कर दिया, उसने फोन टेप जो है वो लीक कर दिया। तो ये लोग जो कल्ट बनते हैं इनका आधार खोखला होता है, झूठ पे होता है, और झूठ के पैर नहीं होते। या आप जो बोलते हैं कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, सत्य तो सत्य होता है। तो ध्यान रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है, उनके लिए जो एग्जाम्स हैं वो सत्य की खोज के लिए है। आपने सत्य की खोज वाला भी देखा भी होगा, एथिक्स वाले पेपर। इसलिए गांधी पढ़ाया जाता है, इसलिए गांधी पूछेंगे आपको, हमेशा गांधी आएगा, इसलिए हमेशा विवेकानंद आएंगे, इसलिए भगवान बुद्ध आएंगे, और इसलिए राजा राम मोहन राय आएंगे। जिन लोगों ने जिंदगी में सत्य का सहारा लिया, संघर्ष किया, गरीबों के लिए काम किया, अछूतों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। देखिए, धर्म और गवर्नमेंट, रिलीजन और गवर्नमेंट को कभी भी, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो अच्छा नहीं मानते। ध्यान रखिए, एक समय में गवर्नमेंट होती नहीं थी, पोप का ही राज्य होता था और चर्च का ही साम्राज्य था। चर्च विज्ञान को नहीं मानता था, तभी आपने देखा कोई बोलता था पृथ्वी घूमती है तो वो गोली मार देते थे, फांसी चढ़ा देते थे। कोई बोलते थे पृथ्वी गोल है तो पोप बोलते थे, धर्म वाले बोलते थे कि नहीं नहीं चपटी है। पृथ्वी गोल बोलने पे न जाने कितने लोगों को मार दिया गया, पृथ्वी घूमती है ये बोलने पे कई लोगों को मार दिया गया, क्योंकि धार्मिक लोग विश्वास ही नहीं करते, विज्ञान सम्मत होता ही नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होती है धर्म के साथ में। तो धर्म जो होता है वो भी अंधा होता है, और राजनीति होती है वो भी अंधी होती है, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स वो भी अंधी होती है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर आप अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जो मूल भावना है वो लिबर्टी की है, स्वतंत्रता की है। इसलिए वहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, स्वतंत्रता की है और अधिकारों का पैरोकार है, मानवाधिकारों की बात करने वाला देश है अमेरिका। और वहां के जो लोगों का जो मूल स्वभाव है वो सरकार विरोधी है हमेशा, चाहे वो बाइडेन की हो चाहे ट्रंप की हो। इसलिए आप देखते हो कि 8 साल से ज्यादा वहां कोई भी नहीं टिकता। रिपब्लिकन आते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा 8 साल रहते हैं, डेमोक्रेट आते हैं तो भी 8 साल रहते हैं, क्योंकि वो सरकार को पसंद नहीं करते। बात रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की भी नहीं है, वो किसी भी अथॉरिटी को अपने ऊपर शासन करता हुआ पसंद ही नहीं करते। तो मैं चूंकि अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो जब कभी आप डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो धर्म और राजनीति दोनों को पसंद नहीं किया जाएगा। और धर्म और राजनीति जब मिल जाए
तब तो और ज्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि धर्म और राजनीति मिल जाते हैं ना तो फांसीगर पैदा होते हैं, कोड़े पैदा होते हैं, जेल पैदा होती हैं। ये जितने फांसीगर हैं जहां फांसी दी जाती है, कोड़े लगाने की सजा जो होती है और जो जेल होती हैं, ये धर्म और राजनीति के मिलने से ही होती है। क्योंकि धर्म विज्ञान सम्मत नहीं होता और राजनीति को विज्ञान कतई पसंद नहीं आता, क्योंकि विज्ञान जो है वो दिमाग के तार खोलता है, आपके स्नायु तंत्रों को खोलता है और आपको सही और गलत की समझ देता है। विज्ञान तो यही करता है। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो होती है वो दिमाग के द्वार बंद करने का काम करती है, आपके दिमाग के द्वार को बंद कर, चाहे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो चाहे वो राइटिस्ट हो, दोनों यही करते हैं। कम्युनिस्ट होती है तो वो चाइना की तरह हो जाती है या किसी भी हद तक चले जाते हैं विरोध करते करते, और जब वो राइटिस्ट होते हैं तो पूंजीपतियों का फेवर करते करते किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी कई बार वो तंज करते हुए बोलते हैं ना, मोदी जी अब तो छोड़ दो, अब तो थोड़ा किसानों का फेवर कर लो, बहुत हो गया। आखिर पूंजीपतियों से इतना भी क्या क्लोज रहना। अब इतना बड़ा तंज करने के बाद भी वो नहीं मानते। अभी जितनी भी बीजेपी की किरकिरी हो रही है या सरकार की हो रही है वो किसान आंदोलन की वजह से हो रही है, लेकिन किसान एक ही मांग पे अड़े हुए हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, आप इसको वापस लो। और वो बोलते हैं नहीं हम कानून नहीं ले सकते, बाकी तुम जो कहो वो सुधार कर लेते हैं। तो जिनके लिए कानून बने हैं वो तो बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई न कोई तो मजबूरी है कि वो नहीं ले पा रहे हैं। अब मजबूरी नहीं है और ऐसे ही प्रेस्टीज पॉइंट है तो आप तो बोलते हो मैं तो प्रधान सेवक हूं। तो प्रधान सेवक है तो इसका मतलब मालिक जनता हो गई और किसान हुए। तो जब मालिक जब हुक्म दे रहा है तो आप ऐसे कैसे प्रधान सेवक हैं कि सेवक बात ही नहीं मान रहा है और उसमें अपनी बात रख रहा है। नहीं, मैं आपकी बात तो मानता हूं, आपको प्रधान मैं वो भी मानता हूं कि आप मालिक हैं, लेकिन ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं वैसा मैं कर नहीं सकता। तो फिर ये सेवक कैसा? ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो मैं बार बार घुमा रहा हूं आपको, थोड़ा अमेरिका भी और भारत भी। आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि जो कट्टरवाद होता है उसमें जब धर्म का पुट लग जाता है और राजनीति उसमें मिक्स हो जाती है तो फिर भगत सिंह के कहे अनुसार शोषण होने लगता है, शोषण को जन्म देते, अत्याचार को जन्म देते। राजनीति और धर्म जब मिल जाते हैं तो फिर दोनों मिलकर के, क्योंकि राजनीति धर्म को पेट्रोनेज देती है, क्योंकि धर्म को भी पैसे चाहिए, धर्म निशुल्क नहीं होता। धर्म को संचालित करने के लिए मठ मंदिर होते हैं। एक समय में बौद्ध धर्म का जो आपको बता रहे थे, बौद्ध धर्म का फैलाव जो हो रहा था वो मठ मंदिरों मठों के कारण हो रहा था। जैसे ही पेट्रोनेज मिलना बंद हुआ मठों को संरक्षण मिलना कब बंद हुआ? गुप्त साम्राज्य के समय में। अशोक के समय तक, मौर्य काल में तो आपने देखा था भगवान बुद्ध जो बिंबिसार से मिले थे वो कौन मिला था? सिद्धार्थ मिला था। आपको बताया था सिद्धार्थ मिला था, क्योंकि वो एनलाइटनमेंट के पहले मिले थे। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे पहले कौन मिले थे? बिंबिसार। लेकिन बाद में भगवान बुद्ध जब चले गए तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपने देखा तीनों धर्मों को संरक्षण मिला था। जैन धर्म को भी मिला था, ब्राह्मण धर्म को भी मिला था और बौद्ध धर्म को भी मिला था। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म, उसमें हिंदू धर्म जैसा कोई नाम ही नहीं था। लेकिन बाद में जाकर के ये जब गुप्त साम्राज्य आया तब जो राजा थे चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेके हर्षवर्धन तक, ये जो 200-300 साल हैं, इन 200-300 सालों में हिंदू धर्म का एक तरह से
प्रादुर्भाव हुआ। इन 200-300 सालों में बौद्ध मठों को खत्म किया गया और लोगों को ये एहसास दिलाया गया कि अच्छा, बौद्ध मठ जो थे वो बड़े विशाल थे और चूंकि राज सत्ताएं उनको पेट्रोनेज देती थी इसलिए वो बहुत प्रभावी भी थे। और अगर किसी को भी अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन चाहिए, आध्यात्मिक रूप से उत्कर्ष करना है, कुछ विकास करना है, तो उनको मठों में जाना पड़ेगा। तो मठों में जाकर के वो उनसे वहां से ज्ञान प्राप्त करते थे, ध्यान लगाते थे, बुद्ध की शिक्षाएं प्राप्त करते थे। और आपको उस लेख में एक और चीज बताई थी कि कनिष्क के यहां पर आकर के कनिष्क को बदलने वाले व्यक्ति थे अश्वघोष। अश्वघोष को जो इस रूप में देने वाले थे उपगुप्त। तो उपगुप्त से लेकर के अश्वघोष और अश्वघोष से लेकर के कनिष्क। तो कनिष्क के समय में जो आप चौथी बौद्ध संगीति देखते हैं जिसमें महायान का जन्म होता है, महायान परंपरा जो बौद्ध धर्म में आई, कनिष्क ने उस महायान में उनको गॉड का रूप दे दिया। किसको? बुद्ध को। बुद्ध को गॉड के रूप में बताया कि ये भगवान है, और चूंकि भगवान है तो फिर इनकी मूर्तियां भी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की होने लगी थी। तो मूर्तियां भी बनवाई। वही गांधार कला और मथुरा कला की बातें हम लोग करते हैं कि वो सिलवटदार वस्त्र और वो सब मांसपेशियों का उठाव दिखता है। वो भगवान है तो फिर वो मथुरा कला में बहुत अच्छे से सजीव नहीं दिखेंगे। सजीवता किसमें दिखाई पड़ेगी? गांधार कला में दिखाई पड़ेगी। तो कनिष्क के समय में जो महायान परंपरा थी और वहां से जो बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, वो एक अलग प्रकार का बौद्ध धर्म था। वो पेट्रोनेज अलग तरीके का था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं गौण हो गई थी। बुद्ध की पूजा जो है वो होने लगी थी। विचारों की पूजा नहीं हो रही थी, मूर्तियों की पूजा होने लगी थी। और वहीं से बौद्ध धर्म का पतन उसके बाद शुरू हो गया। और भारत में, दक्षिण भारत में जाकर के आप देखेंगे तो जो हजारों मंदिर हैं वो नीचे बौद्ध धर्म के मठों के ऊपर बने हुए हैं। आप उसमें लेयर निकाल करके देखें तो नीचे मठ है, ऊपर मंदिर है। ये सच्चाई है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म जो था वो लोक व्यवहार में आने लगा। जो पुजारी थे, जो ब्राह्मण थे उस समय के, वो घर घर जाने लगे, सर्विसेज देने लगे, कृषि के बारे में बताने लगे, ज्योतिष के बारे में भाग्य बताने लगे, हस्तरेखाएं पढ़ने लगे, व्रत त्योहार और उपवास के बारे में बताने लगे, और लोगों को थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान भी देने लगे, यानी चिकित्सा भी करने लगे। तो लोगों को घर बैठे धर्म मिलने लगा, तो वो पॉपुलर हो गया। हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री आए थे उन्होंने ये सब चीजें लिखी है अपने ग्रंथों में, किस प्रकार से ब्राह्मण घर घर जाकर के ऐसा करते हैं। तो फिर मठों में कौन जाएगा? वो कस्बों में था। और ये क्यों हुआ था? आपको बताया था कि महाजनपद वाली व्यवस्था किसमें बदल गई थी? जनपद में बदल गई थी। छोटे छोटे जनपदों में और गणों में विकसित हो गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था एक तरह से विकसित हो रही थी। लोग पहले महाजनपद काल में महानगरों में रहते थे और आजीविका बाहर खोजते थे, लेकिन जब छोटे छोटे गणों में विकसित हुए तो छोटे छोटे गांवों में लोग रहने लगे। जो महाजनपद वाले जो महानगर थे उनसे बहुत दूर थे। पाटलिपुत्र था, उससे बहुत दूर था। तो छोटे गांव में रह करके खेती करना और अपने घर पे आ जाना, खेती करना और अपने घर पे आ जाना, ऐसे समय राजा के पास भी नहीं जाना और किसी संत के पास या पुजारी के पास, प्रिस्ट के पास नहीं जाना। तो जो प्रिस्टली सर्विसेज थी, जो पुजारी वाली जो सेवाएं थी, वो उसको घर पे मिलने लगी, तो उसको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हिंदू धर्म का विकास हो गया। और हिंदू धर्म में देवी देवताओं का कंसेप्ट और रंग बिरंगे चित्र और मूर्तियां, ये सब आ गए जो आकर्षित करती थी। ये सब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में नहीं था। तो आपको धर्म का विकास समझ में आ गया। लेकिन राज्याश्रय के बिना धर्म का विकास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म में पैसा लगता है। मठ मंदिर बनाने पड़ते हैं, प्रचार करना पड़ता है, लोगों को सर्विसेज देने वालों को वेतन देना पड़ता है, ग्रंथ लिखने के लिए साहित्यकार जो लेखन का काम करते हैं, अब छापा खाना है तो
चीजें छपानी पड़ती है, तो हर चीज में धन लगता है, और धन गरीब लोग तो नहीं दे पाएंगे, धन जो है वो राज्य ज्यादा अच्छे से दे सकता है। इसलिए राज्य के माध्यम से जब धर्म संचालित होने लगता है तो धर्म राज्य की उचित अनुचित बातों को भी मानने लगता है। तो थोड़ा सा इतिहास में से ऐसे घूमे फिरे सवाल आएंगे, जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, उन सवालों के उत्तर आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और जब कोई व्यक्ति कल्ट के रूप में विकसित हो जाए तो उसके आचार विचार और वो सब चीजें नहीं देखी जाती कि वो किस प्रकार है। ट्रंप में तो बहुत गलतियां थी। ट्रंप तो एक मनुष्य होने के या सामान्य एक अच्छा अमेरिकी नागरिक होने के लायक भी नहीं था, उसके बावजूद उसको पूजा जाने लगा। भारत में उसके लिए हवन कर रहे थे, मैं कुछ फोटोग्राफ देख रहा था पुराने, अभी ट्रंप की जीत के लिए हवन किए थे हमारे यहाँ लोगों ने, और ट्रंप को तिलक लगाया था और उसको भगवान की तरह तस्वीर पे लगा के उसको हवन किए थे कि ये जीत जाए भाई, कैसे भी करके उसके लिए हवन कर रहे थे। जबकि वो, अगर आप उसके मनुष्य वाले गुण की एक लिस्ट बनाएं तो उसमें सब जगह 0 नंबर मिलेगा। अगर किसी को मनुष्य कहने लायक व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि मनुष्य होने लायक है कि नहीं, उसके लिए यदि 10 कैरेक्टर हो तो एक एक के आगे आप टिक लगाना शुरू करेंगे तो सब पे 0 मिलेंगे और 0/10 आएगा उसका। एक लक्षण नहीं है उसमें मनुष्य होने का कि वो इंसान भी है। इंसानियत का एक भी लक्षण नहीं है उसमें। महिलाओं के प्रति वो क्रूर, गरीबों के प्रति वो क्रूर, इमिग्रेंट्स के प्रति वो क्रूर, सहनशीलता में 0, जो सामान्य संभाषण है उसमें हालत खराब है, उसके परिवार के प्रति भी निष्ठा नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं कि वो खुद के लिए है बस, मतलब अपनी फैमिली तक के लिए नहीं है, अपने परिवार तक के लिए नहीं है। इतना खतरनाक व्यक्ति तो कैसे कल्ट में विकसित हो जाता है, कैसे उसको पूरी दुनिया जो है इस तरह से की तबाही मचाने के लिए स्वीकृति दे देता है। ईरान का JCPOA का खत्म होना, तो दुनिया की विदेश नीति के जितने मूलभूत तत्व हैं उन सब का उसने वायलेशन किया। तो ये चीज जो है संदेश है भारत जैसे देश के लिए भी, कि किसी को भी कल्ट के रूप में विकसित ना होने दो, किसी को भी, क्योंकि कल्ट जो है हमेशा खराब हुए, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हैं चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे। लेकिन जो देश के विकास पर ध्यान देता है, तो देश का विकास है ना अमूर्त रूप से नहीं होता, नॉन टेंजिबल तरीके से नहीं होता। आप लोगों में से कोई ये नहीं कह सकता कि देश का विकास हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो ऐसे विकास का कोई मतलब नहीं है जो दिख नहीं रहा है। जब देश का विकास होता है तो फिर दिखता भी है। आपके गांव में, आपके घर पे, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में यदि किसी व्यक्ति का विकास हो रहा होता है तो वो दिखता है। अगर उसके घर पे किसी की नौकरी लग जाती है, उसका फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही होती है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो आप देखते हो कि उसके घर के बाहर जो दरवाजा टूटा पड़ा था उसकी मरम्मत होने लगती है, दीवार बनने लगती है, कई बार सेकंड फ्लोर बनने लगता है, मकान बनने लगता है। आप देखोगे कि उसका विकास हो रहा है तो उसके घर के बाहर किसी दिन रेत खाली हो रही है, किसी दिन ईंटें खाली हो रही है, फिर सीमेंट की गाड़ी आ रही है। कभी देखोगे आप उसके पास पहले स्कूटर था तो फिर कार आ गई है। विकास होते हुए दिखता है ना व्यक्ति का। ऐसा नहीं होता है नहीं उसका विकास इतना हो रहा है कि आपकी आंखें देख नहीं सकती, उसके लिए आंखें होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। विकास होता है तो दिखता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की जब बात हम लोग करते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी, और जो अभी पूरी दुनिया पेंडेमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम कर रही थी, तो हम लोगों ने तो नहीं किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। हम तो सरवाइव कर रहे थे, जैसे तैसे जिंदा रख रहे थे, राशन दे रहे थे लोगों को। हम लोग केवल नागरिकों को जिंदा रखने में लगे हुए थे, कैसे भी करके जिंदा रह लें, और पूरी दुनिया कहाँ इन्वेस्ट कर रही थी? इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही थी। तो आज एक आर्टिकल मैं आपको बढ़ाने वाला हूं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग की दोनों का झगड़ा बताया गया।
क्या बैंकों को बचा लें, बैंकों को समृद्ध कर लें, बैंकों को बचा लें, बैंकों का फैलाव कर लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर का फैलाव कर लें? तो वो बोल रहे हैं यदि आप बैंक बचाने जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, बना ही नहीं पाओगे। यदि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया तो बैंक अपने आप बच जाएंगे, अपने आप ही बच जाएंगे। तो ये क्या चीज है, ये क्या कहने जा रहे हैं हम लोग? तो मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत बड़े डायलेमा में है, और वो डायलेमा ट्रायलेमा ये है कि हम अपने नागरिकों को खुश कर लें, या हम अपने उद्योग बना लें, या हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के निर्यात करना शुरू कर दें, या पड़ोसियों से संबंध ठीक कर लें, या पड़ोसियों से पहले लड़ लें। भारत बहुत कंफ्यूज कंट्री है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, विदेश नीति के मामले में, आर्थिक नीति के मामले में, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स, जो हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, बाहरी सुरक्षा के मामले में, और आर्थिक चूंकि मैंने बोला है तो उसमें सब आ गया, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ आ गया आर्थिक वाले। और राजनीतिक मामले में भी, कि राजनीति क्या करनी है ये भी समझ में नहीं आता है, किस तरह की राजनीति। क्योंकि किसानों के मामले में कंफ्यूज ही तो है, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, किसानों की सरकार भी बताते हैं, किसान पुत्र भी बताते हैं बहुत सारे राजनेता अपने आप को, लेकिन किसानों के फेवर में नहीं जा रहा, इसका मतलब राजनीति करना भी नहीं आ रही है। उसका कारण है भारत बहुत डाइवर्स कंट्री, इसलिए इसके कुछ मूलभूत सिद्धांत जो हैं, इसलिए वो जवाहरलाल नेहरू ने जो उस समय निकाला था कि गुटनिरपेक्ष रहना है। क्योंकि आपने अमेरिका के पक्ष में जाकर के क्या कर लिया, अंततः गुटनिरपेक्ष ही हो गए कि नहीं हो गए? आज गुटनिरपेक्ष रहते और अमेरिका में जाके प्रचार नहीं करते ट्रंप का, तो आज उतना मन में मलाल तो नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने तो किरकिरी कराई है अपनी। तो गुटनिरपेक्षता अच्छी चीज है। आर्थिक नीतियों में हम फेल हुए हैं। हमको लगा डिमोनेटाइजेशन से बहुत कुछ हो जाएगा, फिर लगा जीएसटी से बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। पेंडेमिक को हैंडल करने में भी हम फेल हुए हैं। हमको लगा लॉकडाउन से बहुत कुछ हो जाएगा, जब लगाना था तब नहीं लगाया, लगाया तो बहुत सख्त लगाया। इतना हार्श लॉकडाउन की लोगों को रेंग करके और मुर्गा बन के और पता नहीं कैसे कैसे करके जो है सड़कों पे दौड़ाया गया, चलाया गया, पिटाई हुई, ये हुआ। और राजनेताओं का जब नंबर आया तो सब खुल के मिल रहे थे और सब हो रहा था, तो फिर लोगों को लगा हम ठगे गए, मतलब हमारी तो पिटाई हुई थी। जिन जिन लोगों की बहुत जबरदस्त सुताई हुई, उन लोगों को कैसा लगता होगा कि मतलब ये सब फालतू ही था, मतलब उसका कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था। अब R&D में जब हम आए हैं तो वैक्सीन वाले एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बोले ये वैक्सीन तो पानी है, वो बोले इसने प्रॉपर वो नहीं किया। भोपाल में तो वही झगड़ा चल रहा है कि ये वैक्सीन लगाने से ही मर गया, वो आदमी मर गया, वैक्सीन प्रोग्राम में था, वो उसको बताया नहीं था, उससे कंसेंट भी नहीं ली थी। तो इसका मतलब है कि हमारा तो सभी जगह कंफ्यूजन है। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है? उसका कारण है डाइवर्सिटी। हमारी डाइवर्सिटी बहुत है, और डाइवर्सिटी को समझे बिना किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए केवल एक, जैसे आप केवल उच्च वर्ग को खुश करना चाहोगे, ऊंची जाति को खुश करना चाहोगे तो फिर फेल हो जाएगा। केवल पुरुषों को खुश करने जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा। केवल हिंदुओं को खुश करने जाओगे तो फिर खत्म हो जाएगा। केवल पूंजीपतियों को खुश रखने की कोशिश करोगे तो फिर लेबर और किसान नाराज हो जाएंगे। तो भारत को फिर ये जो खुश होने वाला वर्ग है, ये वर्ग फिर पाकिस्तान के नुकसान से खुश होता है, तो फिर आपको पाकिस्तान का निरंतर नुकसान करते रहना पड़ेगा। फिर वो चीन के साथ समझौता करने से कतई राजी नहीं होता, तो वहां पे आपको फिर चीन के साथ समझौता नहीं करना। जो मैंने आपको बताया था कि RCEP में और किसानों में, दोनों में बड़ी समानता है, क्योंकि किसानों को आप फायदे गिना रहे हो कि कंपटीशन होगा, ओपन होगा, सब कुछ, क्वालिटी सुधरेगी, आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जब अपॉर्चुनिटी RCEP में ज्यादा मिल रही है इंडिया को, हमारी कंपनियों को, भारतीय कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा निवेश मिलेगा RCEP ज्वाइन करने से।
आरसीईपी ज्वाइन करने से भारत के जितने उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको कंपटीशन करने को मिलेगा, तो ये अपने प्रोडक्ट को सुधार करेंगे। तो आप प्रोटेक्शनिज्म की तरफ क्यों जा रहे हो? क्यों जा रहे हो आत्मनिर्भर की तरफ? पूंजीपतियों के दबाव में जा रहे हो ना, क्योंकि पूंजीपति कंपटीशन नहीं चाहते अपने लिए, किसानों के लिए वो कंपटीशन चाहते हैं उनके उपज के लिए। यानी जब वो खरीदने जाएंगे तब किसानों में बोला आपको फायदा होगा, क्यों? किसानों को जो जो आप फायदे गिना रहे हो वही फायदे आरसीईपी वाले भारत को गिना रहे हैं, तो आप फॉलो कर लो उसको। नहीं, वहां पर आरसीईपी हम ज्वाइन नहीं करेंगे, यहां लॉ फॉर्म लॉज बना देंगे। तो ये कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? तो ये पॉलिसी पैरालिसिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन। सुप्रीम कोर्ट भयंकर कंफ्यूज है हमारा, न्यायपालिका के तौर पे जस्टिस में हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट को जिन मुद्दों को सुनना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए, वो उनको उठाता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पेट्रोन कहा गया है, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो संविधान का संरक्षक है। तो संविधान के खिलाफ यदि कुछ हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। संविधान के हिसाब से कुछ हो रहा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है 370, तो 370 के फेवर में डिसीजन दें कि गवर्नमेंट ने ठीक किया, जो भी मोदी सरकार कर रही है ठीक कर रही है, आपने पेंडिंग कर दिया, रफाल के मामले में पेंडिंग कर दिया, आपने जो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई चीजें थी, जो चुनाव का चंदा होता है, वो चंदा पहले जिस तरह से दिया जा रहा था और अब जो चंदा दिया जा रहा है वो बैंक के माध्यम से दिया जा रहा है, क्या कहेंगे हम उसको? बॉन्ड के माध्यम से, इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो इलेक्ट्रल वाला बॉन्ड आपने लटका। इलेक्ट्रल बॉन्ड यदि सही है और इस सरकार का मूव यदि बिल्कुल ही सही है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करो, बोलो कि हाँ सही है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पेंडिंग कर दिया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्थिति में डिसीजन लेने लायक नहीं है, किसी भी मुद्दे पे। हेबियस कार्पस लगाया हुआ है? नहीं। किसी ने कहा साहब हमको 2G से ज्यादा इंटरनेट नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं आतंकवाद फैलेगा, तो आप बोलिए ये तो मानवाधिकार कहना नहीं है, तो हमारा ह्यूमन राइट है और ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है। पूरे देश में तो 3G और 4G चल रहा है, अब 5G की तैयारी हो रही है, हम लोग 2G में हैं पूरा राज्य, और 1.5 साल हो गया है। आप कुछ बोलिए ना, तो बोलते नहीं। देश भर में कंपटीशन एग्जाम होंगे तो उन लोगों को तो पिछड़ा, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आएगी ना, क्योंकि अब तो सारा का सारा जो एजुकेशन हो रहा है वो इसके ऊपर हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन वो बोलते ही नहीं है। कास्ट की चीजें आती है, बोलते नहीं है। पुलिस का जहां गड़बड़ होता है उसके लिए बोलते नहीं है। किसी भी चीज में कोई कमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कंफ्यूजन है। तो हम लोग बहुत ही अलग प्रकार के डायलेमा ट्रायलेमा से गुजर रहे हैं। भारत जो है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसे दोस्त बनाना है, किसे नहीं बनाना है, कौन सा आर्थिक संगठन ज्वाइन करना है, नहीं करना है, किस देश के साथ संबंध हमको अच्छे रखने हैं, नहीं रखने हैं, और आंतरिक तौर पर हमको क्या पॉलिसी बनानी है। केवल एक के बाद एक राज्यों के चुनाव आते हैं, उन पर फोकस किया जाता है कि अब इस राज्य में इतनी सीटें लानी है, अब इस राज्य में इतनी सीटें लानी है, इस बार ये जीत के दिखाएंगे ही दिखाएंगे। कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन बस वो चलता रहता है। फिर किसी राज्य में आ जाता है चुनाव, फिर वापस आम चुनाव आ जाएंगे, जनरल इलेक्शन आ जाएंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि सरकार चुनावों में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी सरकार की सबसे बड़ी चिंता चुनाव जीतना है, और सारे लोगों को भी इस चिंता में शामिल होना चाहिए क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना है। तो जनता भी कंफ्यूज है कि उनको सरकार से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए।
रोजगार की अपेक्षा रखनी चाहिए, काम की अपेक्षा रखनी चाहिए, पीएसयूज के बारे में अपेक्षा रखनी है। सरकार पीएसयूज के बारे में जबरदस्त कंफ्यूज है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उनको लगता है कि दुनिया भर में जो डील करना है और एक्सपोर्ट करना है वो हमारी पीएसयूज कर लेंगे, जबकि जो सर्वे है वो ये बताते हैं, यहां तक कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है खुद का, भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण, वो ये बताता है कि जो बड़े पीएसयूज और बड़ी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, वो निर्यात करती ही नहीं है, बहुत ज्यादा निर्यात करती नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेके आती नहीं है उस तरह का। तो हम लोग उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इतने सारे कंफ्यूजन में कई तरह के प्रश्न बनेंगे। मैंने जो उसका मूल आधार है वो बता दिया, झूठ और कल्टशिप, कल्ट वर्शिप। जब कल्ट बनता है तो फिर उसकी वर्शिप होने लगती है, उसकी पूजा होने लगती है। तो एक कल्ट वर्शिप और एक झूठ, ये दो बेस है, और इन दो बेस पे जो चीज खड़ी हुई है वो उद्धारक नहीं हो सकते, वो गुमराह करने वाली होगी, और उससे जो आएगा उसको कहेंगे एथनिक नेशनलिज्म। ट्रंप का एथनिक नेशनलिज्म नस्ल के ऊपर था, इमिग्रेंट्स के ऊपर था, और भारत का एथनिक नेशनलिज्म हिंदुइज्म के ऊपर। एथनिक किसको कहते हैं? नृजातीय, प्रजातीय, नृजातीयता। प्रजातीयता अलग चीज होती है, उसको रेसिज्म कहते हैं। रेसिज्म में और एथनिसिज्म में अंतर है। एथनिक का मतलब होता है जाति, धर्म, लिंग, रंग, नहीं रंग फिर वो नस्ल हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे एथनिक। भाषा, भाषा आ जाएगी। यानी कि जो प्रकृति ने दिया हुआ है वो एथनिक नहीं है, ध्यान रखिए। प्रकृति ने दिया है वो एथनिक नहीं है। जो मनुष्य ने पैदा किया है, मनुष्य होने के नाते, समाज का सदस्य होने के नाते पैदा किया है, वो एथनिक है। जो प्रकृति ने दिया है वो नस्ल है, यानी कि वो रेस है, प्रजाति है, उसको बोलेंगे प्रजाति और नृजाति। प्रजाति और नृजाति में अंतर है। नृ ने यानी कि मनुष्य ने जो जन्म दिया है, प्रकृति ने जन्म दिया वो प्रजाति, नृ ने जन्म दिया। नृ मतलब नरसिंह, नरसिंह में सिंह और नृ, न के नीचे आधा र, नृ, एंथ्रोपो, इंग्लिश में बोलते हैं एंथ्रोपो। नृ विज्ञान, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं ना। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है वो, उसमें यदि आप जाकर के डेफिनेशन देखेंगे तो नृ की परिभाषा क्या हो गई? नृ जाति की जो नृ ने जन्म दिया है, यानी कि जो मनुष्य ने पैदा किया है। मनुष्य ने क्या पैदा किया? जाति पैदा की है। जाति तो प्रकृति ने नहीं दी है। मनुष्य ने भाषा पैदा की है, मनुष्य ने धर्म पैदा किया है। धर्म भी प्रकृति ने नहीं दिया है, ध्यान रखिए। धर्म का उद्भव जो हुआ है मैक्स मुलर और टाइलर के आधार पे आप देखें तो भय के आधार पे हुआ है। सबसे पहला स्वरूप था जादू टोना, फिर धर्म, और फिर अध्यात्म एक तरह से, और फिर विज्ञान। विज्ञान उसका सबसे विकसित रूप है। विज्ञान में जाकर के आवश्यकता खत्म हो जाती है धर्म की, क्योंकि वैज्ञानिक समझ आने के बाद धर्म फिर पागलपन लगने लगता है, फिर लगने लगता है कि ये बकवास चीज है, क्योंकि उसमें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, लिंग को थोड़ा प्रकृति मानेंगे, इसलिए उसको नर जाति में नहीं मानेंगे, सही है। लिंग नहीं आएगा, लिंग प्रजातिगत आएगा, ठीक है। बल्कि लिंग तो मनुष्य है, इसलिए लिंग आएगा भी नहीं उसमें, लेकिन भेदभाव तो आएगा। लिंग जनित भेदभाव यानी कि आपका वो रेसिज्म ही आएगा एक तरह से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बात करते। तो आपको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं पूछा जाए कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, नृ जातीय संघर्ष है, तो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव, संघर्ष,
तो दुनिया भर में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कई जगह पर है, क्योंकि दो तरह के एडाप्टेशन आते हैं, एक जेनेटिक होते हैं, एक इकोलॉजिकल होते हैं। तो मनुष्य अफ्रीका में पैदा हुआ, रेमंड डार्ट की खोज आपने देखी थी, लूसी, आप फॉसिल देखा आपने, स्टक फाउंटेन, और उधर जो आपको बताया था केनिया, तंजानिया, ओल्ड वाई गॉर्ज, बताया था ना पुरानी साइट्स जहां मनुष्य के सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स मिले हैं। सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और वो सब बताए थे। तो वो फॉसिल्स जहां से मिले, इसका मतलब मनुष्य का जन्म अफ्रीका में हुआ। दुनिया भर की जो जितने मनुष्य हैं उन सबकी मां अफ्रीका में थी 3 लाख साल पहले। और ये मनुष्य जो है वहां से निकला और दुनिया में फैल गया। जब वो चीन और जावा में आया था तब वो सीधा खड़ा होना सीखा, तो उसको हम चाइनीज मैन और जावा मैन कहते हैं, सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस एंड दूसरा सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। होमो इरेक्टस के दो रूप बताते हैं ना। सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस कौन हो गया? चीनी मानव, पेकिनेंसिस पैकिंग, और दूसरा जावा मैन, जावा मानव। ये सीधे खड़े होने वाले मनुष्य थे। और निएंडरथल सबसे ज्यादा विकसित हुआ यूरोप में। यूरोप में फ्रांस की निएंडर घाटी में हुआ, इसलिए उसका नाम निएंडरथल। और उसके बाद जब वो क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, चांसलेट जैसा मानव बना, तब वो अमेरिका की तरफ भी गया। जो मैं बता रहा था 15,000 साल पहले लगभग अमेरिका पहुंचा होगा मनुष्य। भीमबेटका में तो वो उसी समय रहता था जब वो जावा मैन से चीनी मैन था। तो भीमबेटका के मानव को नर्मदा मैन बोलते हैं। हमारे यहाँ हथनोरा में मिले ना फॉसिल्स, होशंगाबाद में, एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हथनोरा, नर्मदा मानव, नर्मदा मैन। इतना पुराना मनुष्य है, लेकिन निकला कहां से? अफ्रीका से। तो जब वो वहां से निकला तो ये इसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। इसको क्या बोलेंगे? एक तरह से एडाप्टिव रेडिएशन। रेडिएट हुआ है। और एडाप्टेशन दो तरह के चलते रहे, जेनेटिक भी और इकोलॉजिकल भी। तो जब वो डिफरेंट इकोलॉजी में गया, तो जब वो जैसे जैसे वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था तो उसकी नाक पतली और लंबी होती गई, क्योंकि बर्फीले इलाकों में जब वो जा रहा था तो नाक के अंदर वायु जो है वो लंबे समय तक रहनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि लंबे लोग थे, पतली लंबी नाक वाले थे, कलर फेयर था, क्योंकि धूप पड़ती नहीं थी, धूप नहीं आती थी ठीक से, ठंडा बर्फीला इलाका रहता था, तो बंद रहते थे मकानों में, धूप में जाते नहीं थे, धूप आती भी नहीं थी। तो अभी आप यूरोप में कई जगहों पे देखोगे कई कई दिनों तक धूप नहीं आती, तो विटामिन डी की सब लोग गोली खाते। विटामिन डी की जबरदस्त कमी होती है यूरोप में। और जब आप दक्षिण में जाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, तो बहुत काले लोग मिलते हैं, निग्रो मिलते हैं। भारत के भी दक्षिण में जाते हैं तो तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो केरल की तरफ काला रंग आ जाता है। दुनिया भर में अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो काला रंग आ जाता है। तो निग्रो तो आपके प्रजातिगत लक्षणों का विकास इकोलॉजिकल एडाप्टेशन से आया, और बाद में उनके बच्चों में वो जेनेटिक चला गया, हेरिडिटरी गया, वंशानुगत तरीके से। तो दो तरह के एडाप्टेशन, जेनेटिक हेरिडिटरी वाले और दूसरा इकोलॉजिकल। इसकी वजह से नस्लों का जन्म हुआ। तो क्या इन नस्लों के आधार पर कि आपके बाप दादा निकल करके उत्तर की तरफ गए थे या एक के दक्षिण की तरफ गए थे? एक ने कहा मैं इधर जाता हूं, दूसरे ने कहा मैं इधर जाता हूं, तो उनकी संतानें जो है वो काली हो गई, उनकी संतानें गोरी हो गई। एक समय तो यही हुआ। तो मात्र एक डिसीजन से कि मैं इधर जाऊंगा और तुम इधर जाना। एक पिता ने 2 बच्चे थे, मान लीजिए कहा तुम एक इधर निकल जाओ अपना परिवार लेके, तुम इधर लेके निकल जाओ, उन्हीं के परिवार तो हैं। तो सबकी मां तो कहीं ना कहीं अफ्रीका में है। उसके आधार पर भेदभाव करना
ये कहाँ तक उचित है? उसके आधार पे ये कह देना कि तुम इधर आए थे और तुम उधर गए थे और तुम पहले आए और हम पहले आए हो, तुम बेकार हो, तुम वहां चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहां। अरे कौन कहाँ का है भाई? सबकी माँ एक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से निकाल लिया गया है, जीन से निकाल लिया गया है। कोई नस्ल कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हाइब्रिड है, संकर संतानें हैं सारी की सारी। और भारत तो प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। भारत को तो प्रजातियों का अजायब घर कहा जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा एक अजायब घर ही है। यहाँ विचित्र विचित्र प्रकार की एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जितने हाइब्रिड हमारे यहाँ हैं इतना तो दुनिया में कहीं है नहीं। सब तरह के लोग हैं हमारे यहाँ, सब तरह के। एकदम यूरोपियन जैसे दिखने वाले भी मिल जाएंगे, एकदम अफ्रीका वाले भी मिल जाएंगे, और उधर बंगाल उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो जापानी जैसे भी मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो चीनी जैसे भी मिल जाएंगे। क्या नहीं है इंडिया में? उस इंडिया को चलाने के लिए आप कोई एक पैरामीटर सेट करेंगे, एक धर्म के हिसाब से करेंगे, एक जाति के हिसाब से करेंगे, एक लैंग्वेज के हिसाब से करेंगे, बहुत मुश्किल है। दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो हम इसको नहीं कर सकते, भारत को इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम अपने ही डायलेमा ट्रायलेमा से बाहर नहीं आ पाएंगे। और विकास जैसा तो कुछ भी नहीं कर सकते, और दुनिया को दिशा देना और गुरु बनने जैसा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको अब दुनिया का नेतृत्व करने से पहले सबसे पहले अपने घर को संभाल लें, अपनी स्थितियों को संभाल लें, अपने लोगों को संभाल लें, उन्हीं सब का काम ठीक से कर लें, उन्हीं सबको समझ लें कि ये है कौन है, पहले उनको समझ लें, जान लें। बहुत विशेषताएं हैं उन सब में, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं को साथ लें। सबके जीवन की खुशी भी अलग अलग है। कई लोगों को आप खुश रखना चाहते हो लेकिन वो वैसे वो खुश ही नहीं रह सकते। कई लोग अपने माँ बाप को शहरों में लेके आ जाते हैं, उनको लगता है कि इतनी अच्छी तो सुविधा है यहाँ पे, लेकिन उनको गांव में चौपाल पे जो बैठना है, उनको अपने लोगों के बीच में जो आनंद आता है मिलने जुलने से। आप कहोगे कि यहाँ बैठे तो रहना है, घर पे इतना साफ सुथरा घर है, गांव में गंदगी है, वहां पर गोबर है, वहां ये है, वहां ऐसा होता है, धूल उड़ती है। हम यहाँ इनको एक अच्छी सी पॉश कॉलोनी में कवर्ड कैंपस है, चारों तरफ बगीचे लगे हुए हैं, लेकिन वो तो झरने पे जाना चाहते हैं, गांव की नदी तालाब में जाना चाहते हैं, वहां रहना चाहते हैं। कई ओपन डिफिकेशन इसीलिए तो अभी भी हम लोग समाप्त नहीं कर पाए। कई सारे जो ऐसे जो बंद शौचालय होते हैं उनमें जाना ही नहीं चाहते वो, उनकी आदत ही नहीं है, तो वो आदत डालनी पड़ रही है उनको। खास करके ट्राइबल लोगों को जब बहुत सारे योजनाओं के तहत मकान बनाए गए, उनको ऐसे मल्टी स्टोरीज बना के दे दी गई, और जनजाति के लोगों को कहा कि यहाँ रहो, तो फेल हो गया वो सिस्टम। क्यों? क्योंकि उनको गांव में वो देवता का चबूतरा चाहिए, उनको मुर्गे मुर्गी और बकरी छोड़ने के लिए जगह चाहिए, उनको अपना एक खुला सा एक घर चाहिए जिसमें उनके जानवर घूमते रह सकें, आसपास उनके देवी देवता का चबूतरा हो, वहां वो अपना जो है वो तंत्र मंत्र या जो भी कुछ कर सकें, पूजा कर सकें। क्योंकि उनके जो देव हैं वो बड़े प्रकृति पसंद हैं। तो आप गोंड लोगों को, आदिवासी लोगों को, जो खास करके भील बेगा, मध्य प्रदेश में काफी प्रयोग हुए लेकिन सफल नहीं हुए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो। वेरियर एल्विन और इनने तो ये तक सजेस्ट कर दिया था कि एक नेशनल पार्क कंसेप्ट दिया था, नेशनल पार्क थ्योरी। जवाहरलाल नेहरू मानने भी वाले थे लेकिन काफी लोगों ने विरोध किया कि नहीं नहीं ये मत करो, नहीं तो वो तो नेशनल पार्क बनाने वाले थे कि उनको उसी प्रकृति में उसी एरिया में केवल बंद कर दो, उनको इधर मत आने दो, यहाँ से किसी को उनसे मिलने मत जाने दो, तो वो उसी अवस्था में रहेंगे और वहीं आनंद रहेंगे। तो हर आदमी के सुख की जो तरीका है, हर आदमी फ्लाईओवर पसंद नहीं करता, हर आदमी को मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, सबकी खुशी के पैमाने अलग अलग हैं। तो भारत की अलग अलग जनजातियां हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग हमारे यहाँ की आवश्यकताएं हैं। उनको समझे बिना भारत को विकसित कहना कि ये विकसित अवस्था है, तो विकसित अवस्था हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर है, ये केवल कंस्ट्रक्शन के आधार पर है। तो भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए,
और अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, इमोशनल कम होना चाहिए, क्योंकि हम इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इमोशनल तरीके से खास करके राष्ट्र का और अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता। राजनीति की जा सकती है, क्यों? क्योंकि वो कल्ट वर्शिप आ जाती है और आपको फॉलोअर मिल जाते हैं, वोटर मिल जाते हैं, तो आपको वोटर मिल जाएंगे, फॉलोअर मिल जाएंगे, लेकिन आपको राष्ट्र का निर्माण करने वाले, देश को आगे ले जाने वाले, उत्पादन करने वाले, श्रमिक, किसान, उद्योगों में काम करने वाले वर्कर, ये नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर के आपकी जीडीपी को आगे बढ़ाने वाले, जीडीपी, और सबसे बड़ी चीज है कि जो सबसे बड़ा पैरामीटर है वो है जीडीपी। तो आप कहेंगे नहीं जीडीपी से देश नहीं चला करते, नहीं, जीडीपी से ही चलते हैं। और ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीडीपी जुड़ी हुई है एम्प्लॉयमेंट से, उसी से फिर निर्यात जुड़ा हुआ है, उसी से फिर विदेश व्यापार जुड़ा हुआ है, उसी से फिर आर्थिक उत्पादन जुड़ा हुआ है, उसी से फिर आपका महंगाई जुड़ी हुई है, इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट में है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, और ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, अंतर्निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर है। एक हिला के पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप देखते हो कोई भी डिसीजन होता है, जीएसटी का, डिमोनेटाइजेशन का है, कुछ भी, तो एक अगर थोड़ा सा हिलता है तो पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी चीज है भारत की इमेज इन्वेस्टर्स की नजर में, तो उसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर लेते, अपने देश की अधोसंरचना को ठीक नहीं कर लेते, तब तक कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो फिर उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का माहौल भी बनाना पड़ेगा। जैसा वेस्टर्न वाला जो वायलेंस हुआ है वेस्टर्न की फैक्ट्री में, अगर वैसा वायलेंस होगा तो फिर कौन आएगा भारत में इन्वेस्ट करने के लिए? तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था दिखानी पड़ेगी, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना पड़ेंगे, शांति स्थापित करनी पड़ेगी, व्यापार को और हमारे इमोशनल कंटेंट को अलग करना पड़ेगा, तमाम नरजाति और प्रजाति मुद्दे हैं उनको समाप्त करना पड़ेगा, या यूं कहेंगे उनको ठंडे बस्ते में डालना पड़ेगा। सरकार जो है उसमें इन्वॉल्व ना हो, और रिलीजियस या भेदभाव पैदा करने वाला, लोगों में डर आशंका पैदा करें, ऐसी कोई भी चीज न्यायपालिका और राजनीति को नहीं करना चाहिए, राजनेताओं को नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा, केवल चुनावी राजनीति से बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इस देश का विकास होगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा और आर्थिक व्यवस्था भी ठीक होगी। अदरवाइज जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एंगल जो है हमने छूने की कोशिश की है इसमें। आइए इन्हीं को और देख